हेलो दोस्तों, मैं कपिलेंद्र कुमार तोमर और आज आपका टॉपिक है अपना अध्याय 4 का आरबीएससी क्लास 10th साइंस का टॉपिक 4th है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो हम देखते हैं कि प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह टॉपिक में सबसे पहले क्या है प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है वो कहलाती है अपनी प्रतिरक्षा क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। यह प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात होती है और उपार्जित भी हो सकती है। प्रतिरोधक क्षमता दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है जन्मजात और सेकंड उपार्जित। तो सबसे पहले देते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होता है। प्रतिरक्षा विज्ञान रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित क्षेत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जो रोगाणु है, रोगाणुओं को शरीर से नष्ट करने के लिए जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती हैं। फर्स्ट होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और सेकंड होती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इनमें क्या होता है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में इस विधि को हम जन्मजात भी बोलते हैं। मतलब ये जन्मजात प्रतिरक्षा विधि क्या होती है? जो हमारे जन्म के समय से ही हमारे शरीर में पाई जाती है, वो कहलाती है जन्मजात प्रतिरक्षा विधि, जिसे अनिर्दिष्ट या सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती, बल्कि सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। मतलब क्या होता है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है कि यह जो प्रतिरक्षा होती है, शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोगाणु हो, कोई भी बीमारी होने पर यह सभी रोगाणुओं से लड़ने के लिए समान प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। जैसे हमारे शरीर में मलेरिया का रोगाणु हो या कोई टीबी का हो, कोई भी रोग हो या हड्डी से संबंधित रोग हो, ये सभी रोगों के लिए समान प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। ये जो प्रतिरक्षा होती है वो चार प्रकार की होती है। एक तो होती है भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक और फोर्थ होता है ज्वर। तो भौतिक अवरोधक में क्या होता है? भौतिक अवरोधक में त्वचा, नासिका छिद्रों तथा अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षवात तथा कसाव, श्लेष्मा, उपकला आदि। भौतिक अवरोधक में क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में त्वचा होती है, अगर हमारे शरीर के ऊपर त्वचा नहीं पाई जाए तो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर डायरेक्टली प्रवेश कर जाएंगे। तो त्वचा का क्या होती है कि प्रतिजनों को रोकने का कार्य करती है, प्रतिजनों को हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करने से रोकती है। नासिका छिद्रों का क्या मतलब होता है कि हमारी जो नाक के अंदर जो रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों या कीटाणुओं या धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं, शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं। इसी तरह से जब अगर अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो अंदर नाक के अंदर एक श्लेष्मा पाई जाती है, चिकनी श्लेष्मा परत पाई जाती है, वो भी रोगाणुओं को रोकने का कार्य करती है। सेकंड है रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक में भी क्या होता है? रासायनिक अवरोधक जैसे आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, आमाशय व योनि का अम्लीय वातावरण और त्वचा में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, विभिन्न देह तरलों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जैसे लार, अश्रु और पसीना। मतलब क्या होता है रासायनिक अवरोधक का? जैसे हमारे शरीर में आमाशय में अम्ल पाया जाता है, जठरीय रस से जठरीय अम्ल प्राप्त होता है, जो क्या करता है, हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन के साथ हानिकारक जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो इस अम्ल के द्वारा उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। ये होता है अपना रासायनिक अवरोधक। जैसे लार के द्वारा भी शरीर से जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, लार के द्वारा बाहर निकाला जाता है, अश्रुओं के द्वारा भी और पसीने के द्वारा भी हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड होता है अपना कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक क्या होता है? भक्षाणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज
भक्षाणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल आदि। साथ ही साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं जैसे प्राकृतिक मारक कोशिकाएं आदि। फोर्थ होता है अपना ज्वर। फोर्थ क्या होता है अपना ज्वर। ज्वर या सूजन। ज्वर या सूजन भी क्या होता है, ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि बुखार होने पर, ज्वर होने पर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो हमारे शरीर में जो प्रतिजन प्रवेश किए हैं प्रतिजन, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ज्वर होने पर भी हमारा शरीर है वो प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करता है, क्योंकि उस समय हमारा जो शरीर है वो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो तेज़ हो जाता है, जिससे हमारे शरीर से प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है अपना उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या होती है, इसमें क्या होता है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में कि जब स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि काम नहीं कर पाती है तो उस स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि जब काम नहीं कर पाती है तो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि काम में ली जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि इसे अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्मजीव अथवा विशेष पदार्थों के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशेष प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है। क्या होता है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में, ये उपार्जित प्रतिरक्षा विधि होती है, ये विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा विधि होती है, मतलब विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो विशेष प्रकार का रोगाणु होता है उसी के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। जैसे हमारे शरीर में अगर मलेरिया का रोगाणु है तो वो रोगाणु से लड़ने के लिए ही प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगी, ना कि हमारे शरीर में अन्य रोगों के लिए। इसीलिए इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि कहा जाता है। मतलब ये विशेष प्रकार के रोगाणु के लिए ही प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, इसलिए क्या कहते हैं हम इसे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि होती है, ये दो प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा विधि और निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर विशेष प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। मतलब क्या होता है सक्रिय प्रतिरक्षा में, यह जो प्रतिरक्षा होती है सक्रिय प्रकार की प्रतिरक्षा, वो शरीर के प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं, शरीर में जो प्रतिजन प्रवेश कर गए हैं उनके विरुद्ध हमारा शरीर है स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगा। वो तो कहलाएगी अपनी प्रतिरक्षा विधि, सक्रिय प्रतिरक्षा विधि। और जिसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षा होगी, सेकंड है अपना निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि में क्या होगा, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। इस प्रतिरक्षा में क्या होता है, जो प्रतिजन के विरुद्ध हमारा शरीर है वो प्रतिरक्षी उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि इनको बाहर से प्रविष्ट कराया जाता है। जैसे गोली दवाइयों के माध्यम से इनको प्रविष्ट कराया जाता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया डिप्थीरिया व टिटेनस का टीके लगाए जाते हैं। डिप्थीरिया व टिटेनस के टीके वो होते हैं अपनी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है अपना प्रतिजन और प्रतिरक्षा क्या होता है। प्रतिजन और प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन होता है वो बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं। देखो प्रतिजन होता है वो बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होता है, मतलब जो वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं, वो होता है अपना प्रतिजन। और जो हमारे शरीर में इनसे लड़ने के लिए जो कार्य करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वो होता है अपना प्रतिरक्षा। देखो प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बीटा लसिका कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। मतलब जो हमारे शरीर में जो बीटा लसिका कोशिकाएं होती हैं, वो बीटा लसिका कोशिकाओं को
ये प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित करेगा और प्रतिरक्षी उत्पादन करने के लिए प्रेरित करेगा, मतलब हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करेगा, तथा विशिष्ट रूप से उस ही प्रतिरक्षी में अभिक्रिया करता है प्रतिरक्षा से अभिक्रिया करता है। सेकंड है अपना प्रतिरक्षा। देखो प्रतिरक्षा क्या होता है। प्रतिरक्षी वो प्रोटीन होते हैं जो शरीर में उपस्थित बीटा लक्षिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होते हैं तथा उस विशेष प्रतिजन से विशिष्ट रूप से संयोजित हो जाते हैं। देखो प्रतिरक्षी क्या होता है, जो प्रतिजन से लड़ने का कार्य करती है, मतलब हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, प्रतिरक्षा करता है। इसको प्रतिरक्षी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, अब हम प्रतिजन और प्रतिरक्षी को डिटेल से पढ़ते हैं। ये क्या होता है प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ये बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं जिनका आणविक भार 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। मतलब 1 डाल्टन क्या होता है, देखो 1 डाल्टन क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है 1 डाल्टन। तो 6000 डाल्टन का इससे गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6000 डाल्टन। ठीक है। अब देखो ये विभिन्न रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल के भी हो सकते हैं। कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। कभी कभी क्या होता है, शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। जो ये किस प्रकार से करते हैं, जैसे हमारे शरीर में कोई रोगाणु, कोई बीमारी है, कैंसर, एक बीमारी है कैंसर, ये क्या करता है, शरीर के अंदर ही प्रतिजन निर्माण करता है, रोगाणु उत्पन्न करता है। उसी प्रकार के रोगाणु उत्पन्न करता है जिससे हमारे शरीर में हानियाँ उत्पन्न होती हैं। कैंसर रोग होता है, वो उसी प्रकार के रोगाणु उत्पन्न करता है जिससे हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हानिकारक रोगाणु उत्पन्न करता है। शरीर में प्रविष्ट होने के बाद प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम, देखो जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है वो इसका सामना करेगी। सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि कार्य करेगी। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि जब उस रोगाणु को नष्ट करने में असफल होती है तो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जब रोगाणु अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगा, प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले इसका सामना किससे होगा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा से होगा। तत्पश्चात विशिष्ट प्रतिजन प्रतिरक्षा विधि को सक्रिय करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होता है जब वो असफल होता है उसको नष्ट करने में, तो उसके बाद विशिष्ट प्रतिरक्षा या इसको क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा सक्रिय करता है। नेक्स्ट है अपना प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होकर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करते हैं। सामान्यतः प्रोटीन के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रतिरक्षी से क्रिया तो कर सकते हैं, परंतु ये प्रतिरक्षी निर्माण में सक्रिय नहीं होते हैं। देखो पहले हमने बताया था प्रतिरक्षी क्या होता है, प्रतिरक्षी प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो उनसे क्रिया तो कर सकता है, लेकिन प्रतिरक्षी निर्माण में वो होते हैं, वो अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। देखो एक तो होता है एक एंटीजन निर्धारक और एक होता है एंटीजन की संयोजकता। तो ये क्या होते हैं कि जब कोई प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रक्रिया नहीं करता है, वरन इसके कुछ विशिष्ट अंग से ही प्रतिरक्षी से जुड़े होते हैं। मतलब ये कोई प्रतिरक्षी है, इस प्रतिरक्षी के कोई विशिष्ट अंग से ही प्रतिजन जुड़ता है, ना कि संपूर्ण प्रतिरक्षी से। ये होता है अपना एंटीजन निर्धारक, इसको एपिटोप भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को।
प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, एक प्रोटीन पर कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। ये कोई प्रोटीन है, इस पर कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, मतलब करीब 100 तक हो सकते हैं। कई एंटीजन निर्धारक होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो कहलाती है अपनी एंटीजन निर्धारक। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि 4 चरणों में संपादित की जाती है। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले क्या करना होता है, 4 चरणों में संपादित होगी। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अंतर्निहित प्रतिरक्षा और बाह्य प्रतिरक्षा में विभेद करना होता है कि हमें ये देखना होता है शरीर में सबसे पहले कि ये जो प्रतिजन होता है, शरीर के अंदर जो प्रतिजन है वो बाहर से प्रविष्ट किया हुआ है या शरीर के अंदर ही उत्पन्न हुआ है, अंतर्निहित प्रतिजन है। इनको सबसे पहले देखना होता है। उसके बाद क्या करना होता है कि सबसे अगर हमें यह पता लग जाता है कि ये जो प्रतिजन है वो बाह्य प्रतिजन है, तो बाह्य प्रतिजन में व्याप्त एंटीजन निर्धारकों की संरचना के अनुसार बीटा लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। मतलब बीटा लसिका कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण किया जाता है। थर्ड पॉइंट है अपना प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। देखो इनके द्वारा क्या हुआ, बीटा लसिका कोशिकाओं के द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाएगा, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाएगा, मतलब उपार्जित प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाएगा। उपार्जित प्रतिरक्षी से प्रतिजन प्रक्रिया करता है तथा प्रक्रिया करने के बाद कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश किया जाता है। जब प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से प्रक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश किया जाता है, ये इसको नष्ट कर देती है। अब देखो इसमें प्रतिरक्षी क्या होता है, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। प्रतिरक्षी क्या होता है, प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इसको आईजी से भी दर्शाया जाता है। ये प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्राणियों के रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्राणियों के रक्त में तथा अन्य तरल पदार्थों में भी पाया जाता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है वो पैराटोप कहलाता है। जैसे प्रतिरक्षी, ये कोई प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से अभिक्रिया करता है, ये जो प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है, ये इससे अभिक्रिया कर रहा है प्रतिजन से, तो ये जिस स्थान से अभिक्रिया कर रहा है वो स्थान क्या कहलाएगा, अपना पैराटोप कहलाता है। क्या कहलाएगा, पैराटोप। प्रतिरक्षी की संरचना, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इसकी संरचना देखते हैं इसकी किस तरह से है। देखो तो हम समझाते हैं। देखो ये अपना प्रतिरक्षी है, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये क्या है, तो देखो ये डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रतिरक्षी में क्या होता है, ये बाई प्रकार की संरचना होती है। ये इसका डायग्राम बन गया है। देखो इसमें 2 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। एक तो हैवी श्रृंखला, ये बड़ी वाली श्रृंखला दिख रही है, ये आपको हैवी श्रृंखला है, और ये है एक हल्की श्रृंखला। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो श्रृंखला दिख रही है ये वाली, ये अपनी हैवी श्रृंखला है, ठीक है। और ये जो छोटी वाली श्रृंखला दिख रही है ये अपनी हल्की श्रृंखला है। ये जो 2 श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। मतलब एक हैवी और एक हल्की श्रृंखला मिलकर के एक अर्धांश का निर्माण करते हैं। ये एक अर्धांश बन गया। और
दो समरूपी अर्धांश मिल करके, एक अर्धांश ये हो गया और एक अर्धांश ये हो गया, दो समरूपी अर्धांश मिल करके एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। और ये दोनों समरूपी अर्धांश होते हैं, ये भी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और एक अर्धांश होता है, एक अर्धांश की एक हैवी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला भी, ये भी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। मतलब क्या है कि ये जो प्रतिरक्षा होता है, ये हैवी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला, ये भी अपनी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और ये दोनों अर्धांश हैं, एक अर्धांश ये हो गया पूरा और एक अर्धांश ये हो गया, ये वाला और ये वाला पूरा, ये भी, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मध्य में जो SS दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये भी किससे जुड़े हुए होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है NH2 वाला पार्ट, ये होता है अपना प्रतिजन का क्रिया स्थल। यहाँ पर प्रतिजन आके अटैक करते हैं, प्रतिजन क्रिया करते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कहलाता है COOH वाला पार्ट। इसमें क्या होता है, दो भाग होते हैं, प्रतिरक्षी के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक स्थिर प्रतिरक्षी और एक होता है अस्थिर प्रतिरक्षी। स्थिर प्रतिरक्षी में क्या होता है? स्थिर प्रतिरक्षी वह होता है, स्थिर भाग वह होता है NH2 समूह जिधर जुड़ा हुआ होता है वो तो होता है अपना अस्थिर भाग, और जिधर COOH समूह जुड़ा हुआ होता है वो होता है अपना स्थिर भाग। क्या होता है? अपना स्थिर भाग होता है। देखो ये, एक मिनट हटा देते हैं इसको। हाँ देखो, ये यहाँ तक क्लियर है सभी को। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि प्रतिरक्षी क्या होता है। प्रतिरक्षी का आकार होता है वो अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है, अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। प्रतिरक्षी का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। ये 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इसमें दो भारी अथवा बड़ी अथवा दो हल्की व छोटी होती है। मैंने अभी बताया था आपको, ये दो भारी होती हैं, ये क्या होती हैं? दो भारी होती हैं। मतलब ये वाली भारी श्रृंखला है और एक ये वाली भारी श्रृंखला है। ये तो हो गई भारी श्रृंखला और ये हो गई अपनी हल्की श्रृंखला। इधर जो जुड़ी हुई होती हैं ये हो गई अपनी हल्की श्रृंखला। क्लियर है यहाँ तक? हल्की श्रृंखला, दो भारी व दो हल्की श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड। हल्की मतलब क्या होता है? इसमें दो भारी व बड़ी तथा दो हल्की व छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक भारी व एक हल्की श्रृंखला मिलकर HL द्विलक बनाती हैं। मतलब अभी बताया है मैंने कि एक हल्की व एक भारी श्रृंखलाएं मिलकर, मतलब एक H और एक L मिलकर एक HL द्विलक संरचना बनाती हैं। इसको क्या बोलेंगे? HL या द्विलक संरचना बनाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इनको, दूसरे शब्दों में एक प्रतिरक्षी अणु दो समरूपी अर्धांशों से मिलकर बना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, मैंने अभी बताया है आपको कि ये जो प्रतिरक्षी होते हैं दो समरूपी अणु, मतलब एक समरूपी अणु ये और एक समरूपी अणु ये दोनों मिलकर के एक संपूर्ण प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, एक संपूर्ण प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक संपूर्ण प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। प्रत्येक अर्धांश एक H व एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। और जो प्रत्येक अर्धांश होता है, और जो क्या होता है? प्रत्येक अर्धांश होता है, मतलब और जो ये पूरा का पूरा जो अर्धांश है, मतलब रुको एक मिनट हटा देते हैं हम इसको।
मतलब ये जो पूरा अर्धांश है प्रत्येक अर्धांश एक H व एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है तथा प्रत्येक अर्धांश में पाई जाने वाली एक H व एक L श्रृंखला भी डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक हल्की व प्रत्येक भारी श्रृंखलाओं को दो भागों में बांटा गया है। मतलब अभी बताया था मैंने कि अस्थिर भाग होता है, एक इसमें स्थिर भाग होता है। अस्थिर भाग वो होता है जिधर NH2 समूह जुड़ा हुआ होता है, उसको हम FAB भाग भी कहते हैं। और दूसरा होता है स्थिर भाग, इसको स्थिर भाग में होता है जिधर COOH समूह जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं FC भाग भी कहते हैं। अधिकतर प्रतिरक्षियों के वायु स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, कब्ज या हिंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कब्ज या हिंज कहलाते हैं। नेक्स्ट अपना प्रतिरक्षियों के टाइप। ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये एंटीबॉडी होते हैं। उनके प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। अल्फा, बीटा नहीं होता है, सॉरी, अल्फा, गामा, एप्सिलॉन, डेल और म्यू 5 प्रकार के होते हैं। इनको यूनानी भाषा में 5 प्रकार के होते हैं। इनके जो प्रतिरक्षियों के प्रकार देखेंगे हम, प्रतिरक्षियों के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। गामा, म्यू, अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा प्रतिरक्षियों के प्रकार। इनको हम देखो क्या इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। इसको IG से प्रदर्शित किया जाता है, IG से। तो देखो प्रतिरक्षी के लिए IG और G। जो गामा को हम कैसे लिखेंगे? जी से स्टार्ट हो रहा है तो जी का पहला लेटर हो गया जी, इसलिए गामा हो गया IgG। म्यू को IG, म्यू से लिखेंगे M, म्यू को M से स्टार्ट करेंगे तो हो गया IgM। इसी तरह से अल्फा A से स्टार्ट हो रहा है तो IgA, एप्सिलॉन E से स्टार्ट हो रहा है तो IgE, डेल्टा D से स्टार्ट होता है तो इसके लिए क्या हो गया? IgD। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो गामा IgG होता है वो एकलक संरचना होती है और एप्सिलॉन और डेल्टा भी एकलक संरचना होती है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि एकलक संरचना किस किस की होती है? गामा, एप्सिलॉन और डेल्टा की एकलक संरचना होती है। और म्यू की होती है वो पंचलक संरचना होती है और अल्फा की होती है वो द्विलक संरचना होती है। ये आपको याद रखना है। IgG क्या होता है? IgG होता है यह देह की प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी होती है। इसके IgG के कार्य हैं, देखो ये क्या है। अब हमें क्या देखना है सबसे पहले कि इन सभी के जो पांचों हैं यूनिट प्रतिरक्षी के प्रकार, जो पांचों प्रकार हैं, इनके हमें क्या देखने हैं? कार्य देखने हैं कि क्या क्या कार्य हैं इनके। तो इनके हम कार्य देखते हैं। IgG का जो मेन कार्य होता है, IgG एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचाती है। आंवल क्या होता है? आंवल होता है भ्रूण और माता के मध्य की योजक कड़ी होती है, वो कहलाती है आंवल। सीरम क्या होता है? देखो सीरम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी में IgG की सांद्रता सर्वाधिक होती है। सीरम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी में IgG की सांद्रता सर्वाधिक होती है। IgM का काम क्या होता है? IgM का काम होता है यह एक पंचलक संरचना है। मैंने अभी बताया था आपको कि IgM की आपसे पूछ सकता है कि IgM की संरचना किस टाइप की होती है। ये होती है पंचलक संरचना। IgM एक पंचलक संरचना है। IgM प्रतिरक्षा की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। IgM प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी का नाम क्या है? प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी का नाम है, प्रथम प्रकार की उत्पादित होने वाली प्रतिरक्षी का नाम है IgM। थर्ड है आपका IgA। यह माँ के दूध में पाए जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है। यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए कौन सा प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण है? IgA। यह एक द्विलक संरचना होती है, ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ है अपना IgE। यह प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल व मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है।
यह प्रत्योर्जता व एलर्जी की क्रियाओं में हिस्सा लेती है। नेक्स्ट है अपना आईजीडी। आईजीडी क्या होता है? यह बीटा लिम्फोसाइट को सक्रिय करता है। तो आज के लिए इतना ही।